स्टूडेंट्स लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था एसडीके इंस्टॉल करके, देन हमने डायरेक्टली हमारी सी शार्प एप्लीकेशन को कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट करके भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने VS कोड को इंस्टॉल किया और उसमें सी शार्प डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करने के बाद हमने सी शार्प का जो फर्स्ट आउटपुट था उसको भी रिट्रीव किया था। आज की वीडियो में हम सबसे पहले कुछ चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले नंबर पे तो आप लोगों को यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट नज़र आ रहा है, हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम कुछ दूसरे मेथड्स को यूज़ करते हुए हमारी आउटपुट को मज़ीद प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बॉयलर प्लेट को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया जाए कि ये इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं और क्या ये ज़रूरी भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोगों का सी शार्प वर्जन हायर है 6.0 से, तो आप लोगों को ये बॉयलर प्लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं आप लोगों को अगर कोड कंपाइल करके एंड एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप देखोगे हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखिए सक्सेसफुली हमारा हेलो वेलकम टू सी शार्प लर्निंग आ चुका है। लेकिन अब एक मज़े की चीज़ जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं हमारा सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करके ओवरराइट कर देता हूँ और कंट्रोल S के साथ हमारे कोड को रिकम्पाइल करते हैं हम, और यहाँ पे देखिए हमारा कोड कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट भी हो चुका है, लेकिन इसकी आउटपुट में और प्रीवियस कोड की एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अभी के लिए हम यही चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी आउटपुट सेम है तो हमें इतना ज़्यादा कोड या बॉयलर प्लेट टाइप करने की ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहली लाइन हमारे पास यूजिंग सिस्टम है। तो ये एक ऐसी सिस्टम कॉल है जो बेसिकली हमारे सिस्टम के जो बेसिक टूल्स हैं उनको कॉल किया जाए, उनको अलर्ट किया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारी जो सेकंड लाइन है नेम स्पेस, और उसके बाद हमने माय क्लास नेम असाइन किया हुआ है। तो इसको आप इस तरह से मान लो कि ये आपके बिल्कुल क्लासरूम की तरह काम करता है। ये एक डिजिटल क्लास होती है। अब डिजिटल क्लास से मुराद ये एक रैपर होता है, एक आप लोगों का कंटेनर होता है जिसमें हम दूसरा सारे का सारा कोड जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये हमारी सिस्टम कॉल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को एंड टूल्स को कॉल करता है। ये हमारी एक लॉजिकल क्लास है, एक डिजिटल क्लास है जो कि एक कंटेनर या एक हम कहते हैं कि हमारा क्लासरूम एक चार दीवारी होता है, कुछ बिल्डिंग्स होती हैं उसकी कुछ दीवारें होती हैं। तो आप ये समझ लो कि ये एक डिजिटल क्लासरूम है, एक डिजिटल कैबिन बना हुआ है जिसमें हम बाकी सारे का सारा कोड कंटेन करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारी एक क्लास होती है जो कि क्लास के अंदर डिफरेंट सेक्शन या रॉज या कॉलम्स होते हैं। तो इसको आप इस तरह से मान के चलो कि हमारी किसी भी डिजिटल क्लास के अंदर छोटी छोटी सब क्लासेस होती हैं। तो आप ये मान लो कि हमारे पास एक कार है जो कि मेन ऑब्जेक्ट है, मेन क्लास है हमारी। अब उस कार के अंदर मज़ीद छोटी छोटी क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर टायर हो सकते हैं, उसके अंदर स्टीयरिंग व्हील हो सकता है, उसी के अंदर एक्सेलरेटर्स हो सकते हैं, उसी के अंदर डैशबोर्ड हो सकता है। तो आप ये मान लो कि हमारी एक मेन क्लास के अंदर छोटी छोटी मज़ीद क्लासेस हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट कोड है, तो ये मेरे पास एक सेकंड क्लास होगी जो कि हमारी मेन क्लास का इंस्टेंस है। मेन क्लास के अंदर एक छोटी सी सब क्लास है। अभी के लिए एक थर्ड चीज़ हमारे पास है जिसको हम स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बोलते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन हमारा वो एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे कोड की या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इससे पहले स्टैटिक वॉइड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये स्टैटिक है, इसको बार बार कॉपी पेस्ट या लिखने की ज़रूरत नहीं, और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अभी के लिए हमें समझ आ गई कि हमारी बॉयलर प्लेट में कौन कौन से कंपोनेंट है। अगर इनको स्लाइटली एक लाइन में रिकॉल किया जाए तो ये हमारी सिस्टम कॉल है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट एंड टूल्स को कॉल करता है। जबकि नेम स्पेस से मुराद
बाद हमारी एक फर्जी डिजिटल क्लास है जिसका कोई भी नाम हो सकता है और ये क्लास सारे के सारे कोड को कंटेन कर रही होगी। अब इस क्लास के बाद यानी इस मेन क्लास नेम स्पेस वाली क्लास के बाद हमारे पास एक सेकेंडरी क्लास होती है जिसके अंदर हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स कॉल करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट क्लास दे दिया, ये हमारी मेन क्लास होगी। अभी के लिए इसको नाम दिया था माई कार, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कार के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकती है, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस हो सकते हैं। तो अभी के लिए जैसे इसको फर्स्ट क्लास नाम दिया, मैं पहली क्लास को प्राइमरी क्लास भी नाम दे सकता हूँ। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारी इब्तदाई क्लास होगी यानी प्राइमरी क्लास, ये हमारी सेकेंडरी या फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, देन इसकी एग्जीक्यूशन को नोटिस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, एग्जीक्यूट भी हो चुका और यहाँ पे हमारे आउटपुट में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूँ और मैं कोड को थोड़ा आसान बनाते हुए आप लोगों को एक नई चीज़ सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर टर्मिनल में हमारी .NET का वर्जन चेक किया जाए तो आपको ये 10 वर्जन नज़र आएगा, विच मीन्स कि अगर हम हमारे C# के प्रोग्राम में सिर्फ console.write लाइन को भी यूज़ करें तो हमें बॉयलर प्लेट टाइप करने या लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि क्या हम सारी की सारी कंसोल एप्लीकेशंस को बिना बॉयलर प्लेट के जो है वो कोड कर सकते हैं, यानी अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है आप ये चाह रहे हो कि उसमें बॉयलर प्लेट को बिल्कुल ही इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो क्या ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होगी? तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी एप्लीकेशंस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने API कॉल्स बनानी है, आप लोगों ने किसी क्यूरी को किसी फॉर्मेट को डाटा को फेच करना है तो वहाँ पे आप लोगों को क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है। अदरवाइज़ हम चूँकि बेसिक लेवल पे कुछ कंसोल एप्लीकेशंस अभी सीखने की हद तक बना रहे हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्टली कंसोल में आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस कंसोल आउटपुट को कॉपी करता हूँ, देन ये सारी की सारी बॉयलर प्लेट को रिमूव करके हमारी कंसोल को आउटपुट करके चेक करते हैं। तो Ctrl+S करके सिंपली प्ले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी के लिए देखो कंसोल से क्या मुराद है। तो बेसिकली कंसोल असल में आप लोगों का CMD ही होता है, एक ऐसा टर्मिनल, एक ऐसी ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे आप लोगों को कमांड्स के ज़रिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करवाना होते हैं। तो यही स्क्रीन हमारी टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट या कंसोल कहलाती है। अब आगे चलते हैं। राइट लाइन से क्या मुराद है? तो बेसिकली कंसोल पर जो भी चीज़ लिखी जाती है, जैसा कि ये आप लोगों को जो भी नज़र आ रहा है, ये हमारे टर्मिनल या कंसोल कहलाता है। तो अगर आप टर्मिनल या कंसोल पर कोई चीज़ लिखना चाहो, कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट लिखना चाहो तो वो console.write लाइन एक फंक्शन के ज़रिए लिखी जाती है। अब आपको एक नई चीज़ सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कंसोल लेके चलना है, मुझे कंसोल पर कोई चीज़ आउटपुट करना है, तो मैं लिखूँगा सिंपली कंसोल। अब कंसोल का एक मेथड कॉल है जिसको राइट बोला जाता है, यानी कंसोल पर कुछ लिखना। तो उसके लिए हम सिंपली राइट लिख के अब फंक्शन कॉल करते हैं। अब फंक्शन की एक डेफिनेशन याद रखिएगा, हमेशा फंक्शंस पैरेंथेसिस के साथ एंड हो रहे होते हैं। तो अभी के लिए ये बिल्कुल 100% वैलिड स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे हम डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ राइट मेथड। ओके, जैसे इसको सेव करता हूँ एंड प्ले करता हूँ तो आप देखो कि हमारे कंसोल पर दो स्टेटमेंट कंसेक्टिवली डिस्प्ले हो रहे होंगे। एक स्टेटमेंट हमारी होगी हेलो वेलकम टू C# लर्निंग एंड सेकंड स्टेटमेंट होगी राइट मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सक्सेसफुली आउटपुट हो चुकी हैं। एक हमारे पास वेलकम मैसेज है और दूसरा हमारे पास राइट मेथड है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने कंसोल पर किसी किस्म की आउटपुट ले सकते हो।